अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं मेरा और अपना यूट्यूब चैनल JJC भाई सर जब्बार। मैं हूँ जब्बार अख्तर। आज के लेक्चर वीडियो सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 5 का लेक्चर नंबर 2 है। इससे गुज़िश्ता लेक्चर में, पहले लेक्चर में चैप्टर 5 की स्टार्टिंग हुई थी और उसमें हमने अल्केन्स और हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उसकी जो है क्लासिफिकेशन को बयान किया था और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। आज का लेक्चर उससे अहम है, जिसमें हम अल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल बिहेवियर और स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। तो इम्तिहानी नुक्ते नज़र से भी ज़्यादा अहम है और समझने के लिहाज से भी ज़्यादा अहम है। तो तवज्जो रखिएगा, एंड तक साथ रहिएगा। लेक्चर है पूरा तो टाइम लगेगा। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 2 है ये, एक हो चुका है। अगर आपने मिस किया है तो वीडियो देख लीजिएगा। केमिस्ट्री ऑफ अल्केन्स। गुज़िश्ता लेक्चर में आपको बता चुका हूँ कि हाइड्रोकार्बन्स दो तरह के हैं मेन, एलिफैटिक और एरोमेटिक। एलिफैटिक जो है उसके अंदर सैचुरेटेड है अल्केन्स। तो पहले मरहले में हम सैचुरेटेड की स्टडी करेंगे, उससे होते हैं फिर जाएंगे अनसैचुरेटेड और उसमें हम इथीन और इथाइन की स्टडी करेंगे। तो केमिस्ट्री ऑफ अल्केन्स के थोड़ा सा प्रीव्यू लिखा हुआ है, ये गौर कर लें। प्रीव्यू में ये है कि इसके जो फर्स्ट 2 मेंबर्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं अल्केन्स के, जिनको कहा जाता है मीथेन और इथेन। मीथेन जो है वो नेचुरल गैस का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूएंट है और इसको मार्श गैस भी कहा जाता है, क्योंकि मार्शी प्लेसेस या स्टैग्नेंट पॉन्ड्स में पाया जाती है, इस वजह से उसका नाम पड़ गया मार्श गैस। दूसरा इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेंबर इथेन है, जो कि C2H6 फॉर्मूला रखता है, और मीथेन फर्स्ट मेंबर जो कि CH4 फॉर्मूला रखता है। लास्ट क्लास में मैं आपको बता चुका हूँ कि इनके जनरल फॉर्मूला तो उससे क्या हो जाता है, CnH2n+2 से। पहला आ गया CH4, दूसरा आ गया C2H6। तो ये मुख्तसर सा है कि आपको पता हो कि मीथेन को मार्श गैस कहा जाता है, नेचुरल गैस में सबसे बड़ा इसका हिस्सा है 85 to 90%, और इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले क्या हैं। अब इसके बाद बहुत अहम चीज़ आ रही है, लेकिन ये फर्स्ट ईयर में भी हुआ है, तो आप में जो अच्छे स्टूडेंट हैं वो इसको रिवीजन के तौर पे भी ले सकते हैं। स्ट्रक्चर, पहले मेन हेडिंग लगा लें। मेन हेडिंग इसकी है ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, यानी ये इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है जो अंडर द माइक्रोस्कोप या बिहाइंड द सीन हमें नजर नहीं आता, क्योंकि ये माइक्रोस्कोपिक व्यू है। अच्छा, अब इसमें हमारे सिलेबस में 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर रखे गए हैं। एक जो इथेन का है, जो कि अल्केन फैमिली में हो जाएगा। बाकी जो 2 हैं वो अनसैचुरेटेड में इथीन और इथाइन के होंगे। मीथेन का नहीं है, क्योंकि मीथेन का इतना सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल है कि उसके ऑर्बिटल स्ट्रक्चर को नई बुक में, यानी नई बुक के अकॉर्डिंग लेक्चर चल रहे हैं, तो मिस नहीं कीजिएगा। तो इथेन जो कि अभी बता चुका हूँ, C2H6 अपना फार्मूला रखता है। इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर सेक्शन बी में उन्होंने ये सवाल आता है, तो पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, उससे ही इसकी एक्सप्लेनेशन समझ में आ जाएगी। इसको कहा जाता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, कुछ लोग इसको MO करके लिखते हैं। MO का मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। इससे मुराद ये होती है कि जब 2 एटम कंबाइन होते हैं किसी मॉलिक्यूल को बनाने के लिए, तो उसमें किस तरह उनकी जो है हाइब्रिडाइजेशन हो रही होती है, क्योंकि एटॉमिक ऑर्बिटल से मिलकर बनते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ये फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 3 में था, केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर। फिर भी मैं मुख्तसर भी काफ़ी बताने की कोशिश करूँगा। अब इथेन मॉलिक्यूल है C2H6। इसका ये मतलब हो गया कि इसके अंदर 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन है, लेकिन अब ये लिंक कैसे होंगे? लिंक इस तरह होंगे कि इसमें कार्बन कार्बन को पहले आप अलग करें, 2 कार्बन, ये 2 कार्बन हो गए।
6 हाइड्रोजन है, इसको अलग करें। वो कैसे अलग करें भाई? ये अलग हो गए। इससे अब ये पता चला कि एक कार्बन 4 अटैचमेंट्स रखेगा, 4 बॉन्ड्स बनाएगा। अब इस तरह अगर कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स यूटिलाइज करे तो इसको कहते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यानी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। sp3 हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ये कब होती है? जब एक s ऑर्बिटल 3 p ऑर्बिटल के साथ मिल जाए। कार्बन अपना 1s2, ये तो इनर शेल का इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्डिंग में इसका मिलेगा, 2s 2p 2p और 2p। ये लास्ट लेक्चर में बता दूंगा, फिर बता रहा हूँ जब मैंने फ्रेंसी में नाम की थी कार्बन की। अब 1 2 3 4, अब और करें में एक s है और 3 p है, तो इस वजह से ये हो गया sp3। एक s की वजह से और ph p by pz 3 ऑर्बिटल्स, तो sp3 ऑर्बिटल हो गए। लेकिन अब क्योंकि इसमें मिक्सिंग हुई है ऑर्बिटल्स की, मिक्सिंग हुई है, तो इसलिए ये कहलाएंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अकेला ऑर्बिटल जब होगा s ऑर्बिटल होगा, अकेला ऑर्बिटल px होगा तो px ऑर्बिटल होगा। लेकिन जब ये मिक्स होकर एक नया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिजाइन करेंगे तो वो हो जाएगा हाइब्रिड, इसलिए ये हाइब्रिडाइजेशन हो गई, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब ये टॉपिक आपको आसान लगेगा इंशाल्लाह। अब इसमें ये कार्बन है सेंट्रल फिगर। अब एक कार्बन को आपको हाइब्रिडाइजेशन के उसूल के तहत 4 जगह जोड़ना है। अब 3 हाइड्रोजन से जुड़े और एक एडजेसेंट कार्बन से, तो अब कार्बन कार्बन की तो एक जैसी हाइब्रिडाइजेशन हो गई। तो ये देखें पहली कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन से ये कार्बन का sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल दूसरे कार्बन के sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल से मिल गया। नतीजतन कार्बन कार्बन का सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड sp3 का वजूद में आ गया। इसको कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, ये हाइड्रोजन का है, यहाँ पे स्लाइड मूव कर रही है तो उसकी वजह से ये sp3 लिखा हुआ है। तो ये तो एक कार्बन का ये वाला हिस्सा हो गया कवर। ये लाइन स्ट्रक्चर है, आसानी के लिए वहाँ इशारे करो, असल आपको ये ड्रॉ करना होगा एग्जाम। अब 3 बचे इलेक्ट्रॉन कार्बन के, अब वो 3 हाइड्रोजन के साथ जाएंगे। अब हम बचपन से पढ़ रहे हैं कि हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, 1s1। तो अब ये अकेला s ऑर्बिटल कार्बन के sp3 के साथ मिले, यानी अब ये हाइड्रोजन का एक और ये इस कार्बन का sp3, तो इस बुनियाद पे अब क्या हो गया sp3s का कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड। फिर इसी तरह ये कार्बन के साथ दूसरा कार्बन का इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ, इस तरह ये हो गया sp3s का दूसरा सिग्मा बॉन्ड, तीसरा ये रहा। क्योंकि 3D डायग्राम है तो इसमें आपको एक लोग को थोड़ा पीछे दिखाना होगा, बाकी 2 फ्रंट में है। अब इसी की रिफ्लेक्शन है, मैं आपका टाइम भी खराब करूंगा कि इस पे अपना रेड पेन जो चलाता हूँ। रिपीट कर रहा हूँ, कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स यूटिलाइज्ड बाय sp3 hybrid orbitals. sp3 hybrid orbital of both carbon atom front ways overlap to form sigma bond between them through sp3 overlapping. Remaining 3 sp3 hybrid orbital of carbon overlap with s orbital of hydrogen. ख्याल रखिएगा s orbital के साथ s hybrid मत लिख दीजिएगा, सारा काम खराब हो जाएगा। s orbital of hydrogen thereby forming 3 sigma bonds between carbon and hydrogen. इस तरह एक कार्बन के उधर 4 बॉन्ड हो गए और दूसरे कार्बन के उसके सिमेट्री बिल्कुल सिमिलर वे में 4 हो गए। तो टोटल इसके अंदर आपके बॉन्ड 8 नहीं हुए क्योंकि ये कॉमन बॉन्ड हो गया। टोटल बॉन्ड 7 है। एमसीक्यू भी अगर देखें बॉन्ड 7, 3 कार्बन हाइड्रोजन इधर, 3 कार्बन हाइड्रोजन इधर। यदि आपको टेबल दिखा दूंगा उसमें लिस्ट बनी हुई होगी। तो 6 तो हो गए कार्बन हाइड्रोजन, एक हो गया कार्बन कार्बन, टोटल 7 सिग्मा बॉन्ड्स इन इथेन मॉलिक्यूल। ये तो बुनियादी चीज हो गई। अब एक चीज होती है इसमें बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड एंगल का मतलब ये है कि किस एंगल पर सिचुएटेड है किसी 3D प्लेन में। तो याद भी आप कर सकते हैं
कि कभी भी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री रेगुलर होगी तो उसका बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री होता है। 109.5 किसी भी रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का 109.5 होता है। तो क्योंकि ये भी रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री से मुराद है कि कोई ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें कोई नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बच ना रहा, इसमें सारे इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल में आ गए, कोई अकेला बचा नहीं लोन, तो वो बॉन्ड को फिर वो ट्विस्ट करता है, बेंड करता है, वो अलग केस चला जाएगा। तो यहाँ पे आपको फोकस करना है कि इसमें 109.5 डिग्री बॉन्ड एंगल है। बॉन्ड लेंथ दो तरह की है। अब कार्बन कार्बन सिमिलर एटम है तो इनकी बॉन्ड अट्रैक्शन न्यूक्लियर सेंटर के दरमियान ये बॉन्ड लेंथ बनाएगी, और कार्बन हाइड्रोजन ये डिसिमिलर एटम हैं, इनके न्यूक्लियर सेंटर की अट्रैक्शन अलग बॉन्ड लेंथ बनाएगी। तो कार्बन हाइड्रोजन की सिंगल बॉन्ड लेंथ हमेशा 1.09 एंगस्ट्रॉम यूनिट होती है, और कार्बन कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड यानी सिग्मा बॉन्ड के तहत बना sp3 हाइब्रिडाइजेशन के तहत, तो 1.54। ये हमेशा के लिए नहीं आप याद कर सकते, ये वाली हमेशा भी याद कर सकते हैं कि कार्बन हाइड्रोजन की अट्रैक्शन हमेशा यही रहती है, तो 1.09 एंगस्ट्रॉम बिटवीन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ और 1.54 हियर, ओनली हियर, यहाँ, because carbon carbon are linked with single covalent bond that is sigma bond। तो ये इसका लाइन स्ट्रक्चर भी दिखा दिया मैंने, आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है। फिर भी कुछ अच्छे मेहनती बच्चों के लिए आपको इसकी वर्डिंग भी दिखा रहा हूँ कि अगर आप उसको देखकर मेरी बात को मैच करना चाहें तो आप उसको देख सकते हैं। मीथेन मॉलिक्यूल इज कंपोज्ड ऑफ 2 कार्बन एटम, बता चुका हूं, 2 थे, 6 हाइड्रोजन, बता चुका हूं, फिर से देख लें। ईच कार्बन एटम sp3 हाइब्रिड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री 109.5 पर है। दोनों कार्बन 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में मुश्तमिल है, और 3 उसमें से हाइड्रोजन के साथ जुड़ेंगे, चौथा उसमें आपस में कार्बन कार्बन मिलकर बनाएंगे। तो इस तरह टोटल इसकी एक्सप्लेनेशन है, और ये इसकी समरी है। sp3s 6 कैसे हुए? क्योंकि ये कार्बन का ये हाइड्रोजन था, तो ये कार्बन हाइड्रोजन के 6 हो गए। sp3 ये कार्बन कार्बन का ये वाला, इस तरह टोटल 7 सिग्मा बॉन्ड्स हो गए आपके इथेन मॉलिक्यूल। मैं वैसे ही बता चुका हूं, यहाँ पे भी समरी है। अब क्वेश्चन किस तरह हो सकते हैं ध्यान का वो सुन लेता है। अगले टॉपिक में हमने अगर तो सवाल आता है कि ड्रॉ द ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ इथेन, तो लेबलिंग करेंगे आप, ड्रॉ करेंगे और ये टेबल बना देंगे, नो डिस्क्रिप्शन। लेकिन इस लेक्चर को लग रहा है कि पूरा आप ये कॉलेज में कई तरीके से ले रहे हैं, तो इसको नोट डाउन भी करें कि क्वेश्चन का क्या फॉर्मेट, टॉपिक पढ़ा के बता के इसमें आगे नहीं आ करेंगे। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ या ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ इथेन मॉलिक्यूल, तो नो डिस्क्रिप्शन, पैराग्राफिंग इज रिक्वायर्ड। डायग्राम लेबलिंग की बनाएंगे और ये टेबल बना देंगे, लाइन स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे। लेकिन अगर लिखा है ड्रॉ एंड एक्सप्लेन, तो ईच एंड एवरीथिंग अगर आप मेरे लेक्चर से आज मेरे नोट्स भी यूज कर रहे हो, ये नोट्स भी हैं, लेक्चर भी है, आपके ऊपर। ये सेक्शन बी का अगले टॉपिक में मूव करते हैं। अब थोड़ी रिएक्टिविटी आएंगी, इक्वेशंस आएंगी, तो मजीद अपना दिमाग बनाइएगा पढ़ने का। अच्छा, ये नई एक चीज आपकी बुक में, नई बुक में शामिल की गई है, मुख्तसर 2-3 मिनट की चीज है, देख लेते हैं। वैसे तो रिएक्शन पे बेस करना है हमें, लेकिन ये देख लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोअल्केन्स, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अल्केन्स दो तरह के, ओपन चेन जिनको स्ट्रेट और ब्रांच कहते हैं, और एक क्लोज चेन जिनको रिंग या साइक्लिक कहते हैं। अब रिंग वाले में साइक्लोअल्केन्स, इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, मुख्तसर से आपकी बुक में इसका जायजा दिया गया, मैं भी दिखा देता हूँ। आपकी बुक में एग्जाम्पल को दिया गया है साइक्लोप्रोपेन की, 3 वाला साइक्लोप्रोपेन। कल लास्ट के लेक्चर में मैंने बताया था आपको, ये साइक्लोप्रोपेन हो गया यहाँ पे, ये स्ट्रक्चर बन गया। अब देखें तो ये रेगुलर ट्राइंगल है, ट्राइंगुलर है,
तो इसका मतलब है इसका एंगल 60 डिग्री होगा, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल के 3 एंगल का सम 180 हो जाता है, तो 60 60 60। अब अगर आप गौर करें तो ये ओपन चेन अल्केन के मुकाबले में इंतहाई छोटा एंगल बन गया। अभी क्या अभी बताया था कि ओपन चेन अल्केन क्योंकि इथेन वाली एग्जांपल थी उसमें 109.5 है। अब ये 109.5 मतलब है कि ये जो चीज आई यहाँ से यहाँ तक, ये ओपन चेन अल्केन का एंगल आगे जो आपको बाहर दिखा नजर आ रहा है 109.5। अब मैथ का काम आ गया, 109 ये है, 60 ये है, तो ये कितना बचा, कैसे क्या हुआ, क्योंकि अगर आप 60 में 40 ऐड करें तो 109.5 यहाँ से यहाँ तक हो गया पूरा ये बात। इससे ये बताना मकसूद था कि साइक्लिक अल्केन्स में एंगल इंतहाई कम होता है और उसकी वजह से उनके रिएक्शंस में फर्क आ जाता है और उनके स्ट्रक्चर में तो आता ही है। तो आपको सिर्फ इतना ड्रॉ करना होगा इसमें एक ये 2 in 1 डायग्राम ध्यान रखिएगा। ये अंदर जो मैंने ट्रायंगल बना दी ये साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर है, सिंपलेस्ट ऑफ ऑल साइक्लिक अल्केन्स, क्योंकि फर्स्ट मेंबर है अल्केन साइक्लिक का। लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं साइक्लोमीथेन इथेन बन नहीं सकते, तो साइक्लोप्रोपेन साइक्लोब्यूटेन हर एक का अलग अलग होगा, ये साइक्लोप्रोपेन नहीं होगा। ये वाला जो बाहर पे लिखा है ये आपको ओपन अल्केन को समझाने के लिए दिया हुआ है, यानी कोई मिसाल के तौर पे इथेन। अब इसको कंपेयर क्यों किया, ताकि आपको पता चले कि ओपन चेन अल्केन्स और क्लोज चेन अल्केन्स के स्ट्रक्चर की वजह से उनकी रिएक्टिविटी में फर्क आ जाता है, क्योंकि स्ट्रक्चर जैसा खुला बंद होता है उसकी वजह से रिएक्शन कम या ज़्यादा होते हैं। मुख्तसर पढ़ भी लें ताकि टॉपिक फारिग हो जाए। कंसीडर द एग्जांपल ऑफ साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन यानी जो 3 कार्बन और रिंग स्ट्रक्चर हो, सिंपलेस्ट ऑफ साइक्लोअल्केन। साइक्लोप्रोपेन कंसिस्ट ऑफ 3 कार्बन एंड 6 हाइड्रोजन, क्योंकि जब रिंग बन जाएगा तो हर कोने पे 2 हाइड्रोजन आएंगे, CH2 CH2 CH2, ताकि कार्बन की बैलेंस खराब ना हो। वरना ओपन के किनारों पर CH3 आता है, ये सब आपको याद होता है माशाल्लाह। साइक्लोप्रोपेन में ट्राइगोनल, इसको हाईलाइट कर सकते हैं, ट्राइगोनल ज्योमेट्री है, जबकि ये अल्केन है, जबकि ओपन चेन अल्केन्स टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री डिस्टिंग्विश। और इसका एंगल 60 है जो कि बहुत छोटा है ओपन चेन अल्केन के मुकाबले में, जो 109.5 होता है। मुख्तसर है, इसको मुख्तसर ही देखिएगा, लेकिन जो इसमें हाईलाइट किया उसको MCQs या मुश्किल वक्त के लिए देख लीजिएगा। आगे अब असल कहते कम टू बिजनेस, वो है अब पूरे तवज्जो मजीद चाहिए जो पढ़ रहे हैं। अच्छा, वैसे तो पिछली बुक जो थी हमारी उसमें बहुत सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन थे, मीथेन के, इथेन के, यानी कि अल्केन्स की प्रिपरेशन के। अब नई बुक में बहुत ही श्रिंक कर दिया गया है, तो मैं भी आपको फिलहाल श्रिंक बताऊंगा, वरना एक्स्ट्रा बता दूं आप एग्जॉस्ट हो पता चलेगा बुक में ही नहीं हो। प्रिपरेशन ऑफ मीथेन, मीथेन को अगर प्रिपेयर करें तो कैसे प्रिपेयर करें। अब जो आपकी बुक में एक मेथड रह गया सिर्फ वो बताया, वरना इसके कई मेथड है। हाइड्रोलाइसिस ऑफ गिरिग्नार्ड रिएजेंट। अच्छा, नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा 6 है उसका नाम है अल्काइल हैलाइड। ये टॉपिक वहां तफसील से है, लेकिन मुख्तसर में अभी भी आपको इंशाल्लाह बताऊंगा कि गिरिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, क्योंकि ये बेसिकली अल्काइल हैलाइड का एक डेरिवेटिव है। गिरिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक केमिकल रिएजेंट है, जो कि है अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। याद कर लें आप, चैप्टर 6 में रिवीजन का काम कर देगा। अल्काइल, आर का मतलब अल्काइल रेडिकल यानी मिथाइल इथाइल प्रोपाइल वगैरह। आर जो है आपका मिथाइल हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है एंड सो ऑन। अल्काइल रेडिकल वो होते हैं तो अल्केन के एक H को कम करके बनते हैं। मीथेन अभी भी बताया था, CH4 में से एक कम करने क्या है CH3। डैश इसके लगा कि रेडिकल्स हैं, अटैच होंगे, ब्रांच में जाएंगे, तो ये मिथाइल इथाइल प्रोपाइल। मैग्नीशियम इसका लाजमी जुज है, कोई और मेटल नहीं ले सकते आप, क्योंकि जिस शख्स ने बयान किया था उसका नाम है विक्टर गिरिग्नार्ड। उसने मैग्नीशियम जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एजेंट है, अभी तक दुनिया में चल रहा है 100-150 साल गुजरने वाले। तो मैग्नीशियम के अपनी मर्जी नहीं है कैल्शियम ले लें तो वो नेवर। हैलाइड एक्स ध्यान रहा है आपको पूरी सेकंड ईयर में, एक्स का मतलब है कि ये हैलोजन फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी जगह क्लोरीन ले लें, ब्रोमीन ले लें, आयोडीन ले लें।
फ्लोरीन मत लीजिएगा, एक्सप्लोसिव वायलेंस करता है। आयोडीन मत लीजिएगा, सुस्त और बहुत ही कमजोर रिएक्शन है उसकी। तो ये हो गया ग्रिग्नार्ड। हाइड्रोलाइसिस का लफ्ज फर्स्ट ईयर में भी था और 9th में भी था, जिसमें वाटर का कैट आयन और एनायन पार्ट जो रिएक्शन करे। एक्स जो है रिपीट कर रहा हूँ इसलिए कि कोई बच्चे कहेंगे कि तेज तेज हो रहा है भाई। ये हैलोजन हो गया एक्स और आर जो है वो अल्काइल हो गया। फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन भी लीजिएगा नहीं, आयोडीन कम कम इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्लोरीन तो नहीं लीजिएगा रिएक्शन। अच्छा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। अब यहाँ पे मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड और ये वाटर है H2O। H2O नहीं लिखिएगा तब, वरना आपको उसका प्लस माइनस पार्ट समझ नहीं आएगा। अब देखें हुआ क्या, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वो होती है जिसमें माइनस वाला अटैक करके दूसरे प्लस वाले को पकड़ ले, जकड़ ले, अपना हिस्सा बना ले। अब गौर से देखें, ये जो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ये पोलर है, माइनस प्लस पोलर है, वाटर भी पोलर है। अब ये हमला करेगा, केमिस्ट्री में अटैक का लफ्ज इस्तेमाल होता है रिएक्शन में, और ये CH3 का जो नेगेटिव है ये इस H को पकड़ लेगा और हमारा काम बन गया, मीथेन बनाना का बन गया। लेकिन ये इतना आसान ढंग से लग रहा है, ये इक्वेशन समझने की है। और इसी तरह इसका जो नेगेटिव पार्ट था उसने इस पॉजिटिव पार्ट को पकड़ लिया। पता क्या चला, ये मैग्नीशियम में नहीं, ये पूरा मैग्नीशियम ब्रोमाइड का जो बॉन्ड है ये पोलर पार्ट है। तीन हिस्से हो गए, पता लगा प्लस माइनस, और तीसरा भी क्या देगा, ये दो हिस्से, यहाँ से क्लीवेज होगा, क्लीवेज का अंदर बॉन्ड ब्रेक होगा, जहाँ पे उसका प्लस माइनस का टर्मिनल है वहाँ से ये सब्स्टिट्यूशन हुई, प्रोडक्ट बन गई। अब मैग्नीशियम ब्रोमाइड OH के साथ जुड़ जाए तो मैग्नीशियम, ये दोनों एंड पर, क्योंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, उसने दोनों ले लिए हाइड्रोक्साइड और ब्रोमीन। लेकिन हमें उस प्रोडक्ट से मतलब नहीं है, ये बाई प्रोडक्ट है, मीथेन बन गई हमारी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हाइड्रोलाइसिस से। एरो पे H+ इसलिए लिखा है कि मीडियम एसिडिक होगा तो रिएक्शन फेवर हो जाएगा, तो तेज हो जाएगा। H+ यानी एक एसिडिक मीडियम है कि जहाँ पे आप वो पानी लें, सिर्फ पानी ना लें, हैविंग फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड सो दैट रिएक्शन एक्सेलरेट्स, तेज हो जाए। अच्छा, टाइम बचाने के लिए मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ कुछ अच्छे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो कहेंगे हम सिर्फ छापे नहीं, हम सिर्फ लेक्चर को कॉपी नहीं करें, 1 से 2 शिकार। एक चीज़ बताता हूँ आपको, किसी भी होमोलॉगस सीरीज के तमाम मेंबर एक ही जनरल मेथड से प्रिपेयर हो सकते हैं। ये चैप्टर 3 का टॉपिक है, लेकिन मैं मुख्तसर बता दूं, होमोलॉगस सीरीज। अब जैसे मीथेन फर्स्ट मेंबर है तो बिल्कुल इसी मेथड से आप मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन सारे बना सकते हैं, सिर्फ टेक्निक और ट्रिक्स ही है। ये आपको नजर आया, मैंने लिखा था R, इसमें मैंने 3 एग्जाम्पल, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। अगर आप याद रहेगा तो लेक्चर पलट के देखें। CH3 को लिया तो देखिए एक C वाला बन गया अल्केन। यहाँ पे भी मैं 2 C वाला ले लूँ इथाइल, तो यहाँ पे 2 वाला इथेन। चलिए आप क्या पढ़ा रहे हैं, किस तरीके से हेडिंग दिखा दी है कि पढ़ने वाले पढ़ें। तो ये आपको JJC में कुछ मिलेगा, मूड बनाने के लिए कुछ काम भी दे रहे हैं कि करो, वरना मैं अभी स्लाइड नहीं करूँ और अभी कहूँ कि भाई ये कॉपी कर लें, तो ऐसा नहीं करें। चलिए भाई, जिन्होंने बना लिया मैच कर लीजिएगा कि हमने सही बनाया। इथेन को भी इसी मेथड से, प्रोपेन को भी इसी मेथड से हम प्रिपेयर कर सकते हैं। और कर बिल्कुल भाई, देखिए यहाँ पे इथाइल ले लिया, CH3 CH2 इथाइल, इथाइल से देखिए ऑटोमेटिक इथेन बन गए। बिल्कुल वही प्रोसेस, इसके इस नेगेटिव पार्ट ने हमला किया और इस हाइड्रोजन को पकड़ लिया। क्या हुआ, ये वाला H2 मिलकर H3 हो गया, और ये मैग्नीशियम ब्रोमाइड वाले पॉजिटिव पार्ट ने OH नेगेटिव को ले लिया। बहुत आसान रिएक्शन है अगर समझना चाहें तो, लेकिन नॉलेज बता दी सेकंड ईयर के पेपर्स में। अगर कोई इससे करीब करीब के सवाल हैं, वो चेंज भी हो सकते हैं,
अगर आपने किसी से कोई क्वेश्चन हुआ करें, वो क्वेश्चन सेक्शन में डाल दिया करें, कमेंट में डाल दिया करें कि सर हमने लेक्चर लिया, हमें कुछ सवाल पूछने हैं, तो बिस्मिल्लाह, आपको वो भी इंशाल्लाह आंसर होंगे या उसकी वीडियो ही बना दी जाएगी। अब आपको है कि आप इस सेंस में इसको लेक्चर को ले रहे हैं किसी और सेंस में, किसी को हम कॉपी डाउन करें और एक चीज आ जाए, तो क्वेश्चन भी रेज कर सकते हैं स्टूडेंट। मीथेन तक मैंने बना दिया, प्रोपेन की आप कोशिश करके देखिएगा कि बना सकते हैं कि नहीं, लेकिन सिलेबस में हमारे मीथेन तक है। केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ ओपन चेन अल्केन्स। ओपन चेन अल्केन्स यानी कि मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये लेस रिएक्टिव हैं। लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ, कम रीजन होती हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, लेकिन रीजंस भी होती हैं। तो रीजंस का भी एक आप अपने पास पोर्शन बनाएंगे, भाई रीजंस को भी हम कलेक्ट करें। जैसे ये रीजन है कि मीथेन इज लेस रिएक्टिव बाय, ईथेन इज लेस रिएक्टिव बाय, या अल्केन्स आर लेस रिएक्टिव बाय, या अल्केन्स आर कॉल्ड पैराफिन्स बाय। अब इन सब का जवाब आपके सामने गुजर चुका है अगर आप जा रहे हैं। अभी मैंने अपनी गुफ्तगू में बताया था कि अल्केन्स जो है वो सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के जरिए डेवलप होते हैं सारे के सारे मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। अब अगर आपने किसी क्लास में पढ़ा है कि सिग्मा और पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ का क्या केस है, स्ट्रॉन्गर कौन है, वीकर कौन है, तो एक अच्छे स्टूडेंट को पता होना चाहिए बिल्कुल पक्का, ये सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है। तो स्ट्रॉन्गर हो गया तो तोड़ना मुश्किल हो गया, तोड़ना मुश्किल हो गया तो आगे टूटेगा तो जुड़ेगा किसी अगले से। इसी को रिएक्शन कहते हैं देसी जबान में, कि यहाँ से बॉन्ड तोड़वाओ तो कहीं और बनवाओ तो वो रिएक्शन हो रहा है। दूसरी वजह ये है कि ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल वो होते हैं जिसके ऊपर चार्ज ना आ रहा हो, यानी आयनिक कैरेक्टर ना हो। ये रीजन बन गई। ये रीजन देखें आप, अल्केन्स आर स्टेबल टुवर्ड्स केमिकल रिएक्शन, यानी आम हालात में रिएक्शन नहीं करने पे आमादा होते हैं अल्केन्स। Alkanes are less reactive under normal condition. Less reactive and stable and towards reagents like यानी कि एसिड को डालो, हीट इतने की रिएक्शन नहीं करेंगे। अल्कालीज डाल दो यानी स्ट्रॉन्ग बेसिस डाल नहीं करेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दो, मिसाल के तौर पे पोटेशियम परमैंगनेट, असर नहीं करेंगे, यानी उनकी तरफ इनर्ट है। जबकि इसके बरक्स आप आगे चल के देखेंगे तो अल्कीन्स या बेंजीन वगैरह यानी जो अनसैचुरेटेड या पाई बॉन्ड रखने वाले हैं वो रिएक्शन पे आमादा हो जाएंगे। तो उसके बरक्स अल्केन्स जो हैं वो स्टेबल है। अब इसकी वजह क्या क्या आ रही है? एक तो ये कि प्योरली नॉन पोलर है। अगर आपने फर्स्ट ईयर में ना पढ़ा हो तो आज देख लें भाई, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.5, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1। माइनस करें आप इसको तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इन दोनों का आ गया जस्ट 0.4। 2.5 माइनस 2.1 0.4, इंतहाई खत्म किस्म का इसमें पोलर कैरेक्टर आ रहा है। क्योंकि 1.7 आ जाएगा तो आयनिक हो जाएगा। 1.7 तो कितना पीछे है, 1 भी नहीं है, इवन 0.5 भी नहीं है। तो ये नॉन पोलर इस तरह की चीज हो जाती है जिसमें चार्ज आना मुमकिन ना हो या बिल्कुल नेग्लिजिबल हो। एक तो ये हो गया भाई। उसके बाद स्ट्रॉन्गर कार्बन कार्बन बॉन्ड यानी सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। ये जो है ये सिग्मा बॉन्ड आ गया, ये डेल्टा है, सिग्मा बॉन्ड इसका स्ट्रॉन्ग है। उसकी वजह से अब हाई बॉन्ड एनर्जी चाहिए, यानी तोड़वाएंगे तो जुड़वाएंगे। मुख्तसर जवाब आपके पास पहुंच गया रीजन के लिए। इनको पैराफिन्स क्यों कहते हैं लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ, फिर भी देख लें, 2 लाइन की रीजन है। क्योंकि इनके दूसरे रिएजेंट्स की तरफ, दूसरे सब्सटेंसेस की तरफ अट्रैक्शन एफिनिटी कम है, इसलिए इनको कहते हैं पैराफिन्स। पैरा और एफिनिस का मिलाप यानी हैविंग लिटिल एफिनिटी, हैविंग लिटिल attraction for reaction towards others।
चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब आगे आएंगे इसके रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन या केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स। केमिकल रिएक्शन या केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स। पीछे तो ये गुजर गई रीजन के अल्केन्स आर बेसिकली लेस रिएक्टिव, लेकिन अब ध्यान में सवाल आना चाहिए अच्छे स्टूडेंट के कि क्या जीरो रिएक्शन है इनके? होते ही नहीं है। तो लफ्ज है लेस। नॉन रिएक्टिव और इन रिएक्टिव का लफ्ज नहीं आया। यानी अगर हम इनको खास कंडीशन से गुजार दें, इनके ऊपर सख्ती करें, तो कुछ रिएक्शन ये शो करते हैं। और मेरे जो सारे फहरिस्त है वो है हेलोजिनेशन रिएक्शन। हेलोजिनेशन रिएक्शन। अब ये मीथेन भी करेगा, इथेन भी करेगा, सब करेंगे, लेकिन हमारे सिलेबस में मीथेन के हेलोजिनेशन का टॉपिक है। अब हेलोजिनेशन है क्या, चलिए ये बताओ, क्योंकि ये तफसीली टॉपिक है, थोड़ा टाइम लगेगा भाई, और इम्पोर्टेंट है। सेक्शन बी में इसमें एक अलग सवाल बन सकता है 4 मार्क्स का। अब ये जो हेलोजिनेशन है ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। हेलोजिनेशन रिएक्शन जो है एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है? जिसमें कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम दूसरे एटम या ग्रुप ऑफ एटम से रिप्लेस हो जाए, अदल बदल। ये वाला इससे बदल जाए, दूसरा वाला इससे बदल जाए, तो ये कहलाएगा सब्स्टिट्यूशन, अदल बदल रिएक्शन। अब इसमें कौन किसको बदलेगा तफसील में आएगा। अब इस तफसील में जाने से पहले आपको एक दो टर्म समझनी होगी। तो ये लाइन तो पहले पढ़ लें, फिर मैं तफसील में जाऊंगा। सब्स्टिट्यूशन किसी हाइड्रोजन एटम की रोशनी की मौजूदगी में, रोशनी की वजह से सख्ती करेंगे तो रिएक्शन पे हम आता हूँ। यानी कमरे में लाके मैं ये काम करूंगा नहीं होगा, खुली सड़क पे करूंगा नहीं होगा, रात का अगर टाइम में अंधेरा है, रोशनी होनी चाहिए अल्ट्रावायलेट या सनलाइट, हल्की फुल्की रोशनी में भी नहीं होगा। तो एक खास रिएक्शन पे मजबूर हो जाएंगे ये, जिनका नाम होगा फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन। हाईलाइट कीजिएगा, फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन। और सबसे जो ज्यादा वो करने पे हमारा होंगे वो क्लोरीन से। हेलोजिनेशन में अभी बताया हेलोजिन, ग्रीन में भी हेलोजन आता है X, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। लेकिन इसमें होती है रिएक्टिविटी सीरीज कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा हेलोजन है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखना आपको, क्लोरीन मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन, ब्रोमीन मोर रिएक्टिव देन आयोडीन। तो जब हम नीचे जो तफसील में भी जाएंगे, क्लोरीनेशन करेंगे हम। हेलोजिनेशन में क्लोरीनेशन, ब्रोमीनेशन, आयोडीनेशन, लेकिन हमारा क्लोरीनेशन। रीजन, क्लोरीन सबसे तेज रिएक्शन कर देगा सनलाइट के मौजूदगी में। अच्छा, ये रिएक्शन कैसे होते हैं? उसके लिए जरूरी है बॉन्ड का तोड़वाना और बॉन्ड का बनवाना। अब ये जो तोड़ने का लफ्ज निकला है, इंग्लिश में कहलाता है ब्रेकिंग, केमिस्ट्री में कहलाता है क्लीवेज। दरार डाल देना या शिगाफ डाल देना, क्लीवेज, CLEAVAGE, क्लीवेज। ये क्लीवेज जो है ये शिगाफ है या दरार है। अब ये शिगाफ या दरार क्या है? कि कोई चीज इस तरह है तो उसको मैं यहाँ से चटका दूं, उसको रप्चर कर दूं, उसको ये डैमेज कर दूं। अब ये मैंने लाइन जो बनाई थी वो एक तरह का कोवेलेंट बॉन्ड था या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, फूट डाल दी मैंने बीच में। तो अब क्या मैं हथौड़ा लाके मार दूं, हाथ लाके मार दूं, गुस्से से देखूं उसको? नो, केमिस्ट्री में इस तरह की गुंडागर्दी नहीं काम करती। केमिस्ट्री में आपको इसके लिए कुछ उसूल अपनाने पड़ते। तो अब वो उसूल है फिजन। फिजिक्स में भी लफ्ज आता है फिजन। फिजन के लफ्जी मायने हैं इंशिकाक, शक करना, तोड़वाना। अब ये फिजन दो तरह से हो सकती है, होमोलाइटिक या हेट्रोलाइटिक। होमोलाइटिक नाम में आ रहा है होमो, जिसमें यह होगा कि जो मॉलिक्यूल अपना बॉन्ड बनाया हुआ है, तो जो रखिएगा भाई, फर्ज करें A और B ने अपना बॉन्ड बनाया हुआ है,
इलेक्ट्रॉन पेयर के जरिए। अब अगर तो मैं होमोलाइटिक फिजन करूंगा तो इवनली टूटेगा ये बॉन्ड, इवनली टूटेगा ये बॉन्ड। इवनली का मतलब यकसा तौर पर, यानी दो इलेक्ट्रॉनों से पेयर बना, दो इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बना, तो अगर मैं यहाँ पे होमोलाइटिक फिजन करवाऊंगा तो एक इलेक्ट्रॉन एक एटम लेकर चला जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा एटम लेकर, तो होमो यकसा एक जैसा बराबरी वाला। यानी अगर मैं इसके होमोलाइटिक फिजन करता हूं तो ये मंजर बन जाता है। ये मंजर क्या है? ये मंजर ये है। तो इसमें से फ्री रेडिकल निकलता है। तवज्जो चाहिए भाई, बोर नहीं होने लगेगा कि लेक्चर बोर कर रहा है। सीखना है तो भाई टाइम लगाना पड़ेगा, वरना मैं तेज से कह सकता हूँ मेरे इख्तियार में, मुझे मजा नहीं आएगा, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होगी। अब ये फ्री रेडिकल लिख ले, फ्री रेडिकल दोनों बॉन्डेड एटम एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर उस पेयर का अलग, जबकि हेटेरोलाइट में ऐसा नहीं होगा, इसमें अनइवन हो जाएगा। अब अनइवन कैसे हो जाएगा? इसकी एक आपके ऊपर दे रहा हूं। अब इसमें ये होगा कि अगर यही ए बी यहाँ पे होते बॉन्ड बनाने में और इसकी हेटेरोलाइटिक फ्यूजन होती, तो या तो ये पूरा का पूरा एक तरफ चला जाए, एक ही तरफ, इसमें दो पॉसिबिलिटी है कि ये दोनों ही इधर चले जाए और ये फारिग हो जाए, यानी ऐसा मंजर बन जाए, या ऐसा मंजर बन जाए कि ये पूरा का पूरा पेयर दोनों का दोनों बी के पास चला जाए और ए अकेला फारिग रह जाए, यानी ऐसा मंजर बन जाए। अब ये जरा समझने वाली चीज है, सिर्फ नुक्ते और टिक्कियां नहीं लग रही भाई, कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डिवाइड हो गया इवनली यकसा तौर पर दो कंबाइनिंग एटम्स के दरमियान, तो ये होमोलाइटिक फिजन हो गई यकसा। हेटेरोलाइटिक में ये है कि कोई एक एटम उस इलेक्ट्रॉन पेयर का यानी बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन अपने ले ले और दूसरे को वेला यानी खाली हाथ छोड़ दे, तो अब नतीजा क्या होगा? एक के ऊपर चार्ज आ जाएगा, एक के ऊपर चार्ज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर चला गया वो इलेक्ट्रॉन का पेयर पूरा देने की वजह से नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और जिसके पास का चला गया आधा एक इलेक्ट्रॉन वो तो डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, और डेफिशिएंसी ऑफ माइनस कॉजेस पॉजिटिविटी, इसमें प्लस आ गया इसे। अब मैं टाइम क्या खराब कर रहा हूं आप लोगों का कि आगे जो फ्री रेडिकल रिएक्शन होगा चेन रिएक्शन मीथेन में वो होमोलाइटिक फिजन से होगा। ये उस टॉपिक की बेस बना रहा हूं, होमोलाइटिक फिजन से होगा, क्योंकि होमोलाइटिक फिजन में फ्री रेडिकल पैदा हुआ। फ्री रेडिकल क्या होता है? ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, ये फ्री रेडिकल है, ये फ्री रेडिकल है, यानी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। अब ये ऑड का लफ्ज वो नहीं है कि फला बड़ा ऑड लग रहा है, इवन ऑड नंबर जो होते हैं मैथ्स 1 3 5 7, क्योंकि अगर ये ऑड इलेक्ट्रॉन रखता है एक, तो अब ये हो जाएगा एक्टिव अपने जोड़े की तलाश में या अपने पेयर बनाने की तलाश में। ये है केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, ये ऑड इलेक्ट्रॉन है, तो ये फ्री रेडिकल है, ये फ्री कंबाइन होना चाहेगा फॉरन किसी के साथ। तो ये गेम समझ में आ गई, तब ये टॉपिक अच्छा लगेगा, पहले उसमें इक्वेशन आ रही होगी कि अब हमारा हेलोजिनेशन मीथेन का एक्चुअल मैकेनिज्म थ्रू होमोलाइटिक फिजन होगा। आप लोग सोचोगे फिर हेटेरोलाइटिक फिजन पढ़ाया क्यों जब उसका इस्तेमाल नहीं होगा? तो वही डिफरेंस आ सकता है, एमसीक्यूज आ सकती है,
बता चुका हूँ ये लेक्चर जो एक थॉरो लेक्चर की मेरी कोशिश है, इसमें आपको एमसीक्यूज भी बदल जाए, शॉर्ट क्वेश्चन है वो भी बदल जाए, यानी कि तैयारी का पूरा क्लास हो रही है। आप पर है कि आप इसको अवेल कर रहे हैं कि नहीं, मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो ये जरूर नोट कर लीजिएगा, ये जो ए बी है, ए बी कोई मॉलिक्यूल नहीं है, समझाने के लिए। अब पर्टिकुलर आएगा, जैसे क्लोरीन आएगा या मीथेन आएगा तो उसमें नजर आएंगे टिक्कियाँ, ये टिक्कियों को याद रखिएगा। ये एक होने का मतलब है ये एक फ्री रेडिकल है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अच्छा फ्री रेडिकल, अच्छा ये पूरा क्वेश्चन है 4 मार्क्स का, तो स्टेरिक लगा ले भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सेक्शन बी का। यानी ये जो चलेगी हेडिंग 1 2 3, ये अब इसके साथ तो जोड़ भी सकते हैं कि व्हाट इज फ्री रेडिकल या डिफरेंशिएट बिटवीन होमो और हेटेरोलाइटिक फ्यूजन। एक नंबर खराब करने के लिए स्टूडेंट का, वरना ये पूरा अकेला भी 4 मार्क्स है। तवज्जो रखिएगा भाई। अब कोई भी इस तरह का फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन मीथेन के अंदर हो या मीथेन में हो, कहीं भी, हमारे सिलेबस में मीथेन का है, ये 3 स्टेप्स में अकम्प्लिश होता है। पहले ये याद कर लें, 3 स्टेप्स में अकम्प्लिश होता है। पहले चेन इनिशिएशन होगी, फिर चेन प्रोपगेशन होगी, फिर चेन टर्मिनेशन होगी। यानी फिल्मी सीन है, यानी पहले फूड डलवाएंगे, किसी घर में चिंगारी छोड़ेंगे। ये समझाने के लिए फूड बना रहा हूँ, वरना जो केमिस्ट्री कुछ लोगों को जो नींद दिलाती है कि नींद अच्छी आ रही है। दूसरे मरहले में जब देखेंगे फूड पड़ गई तो एक विलन को लाके कहेंगे अटैक, तो वो ताकते हुए अटैक कर देगा उस जगह। और तीसरे और आखिरी सीन में ये होगा कि जो बॉन्ड हम बनवाना चाहते थे एक्चुअली वो बन जाए। अब जिसको ये अजीब सीन लग रही है, प्रैक्टिकल सीन है, क्योंकि इसमें हम मीथेन से मिथाइल क्लोराइड बना लेंगे, ना हीरो बनाएंगे ना विलन बनाएंगे। मीथेन से मिथाइल क्लोराइड बनाएंगे जो कि बहुत काम का सब्सटेंस होगा और आगे प्रोडक्ट बनाने में काम आएगा। तो इसमें कोई भी हाया वाली बात नहीं है, अगर आप शर्म आई। तो देखते हैं भाई क्या हुआ। सबसे पहले रिएक्शन में ये होगा कि होमोलाइटिक, सॉरी यहाँ पे वो है होमोलाइटिक फ्यूजन। इसमें ये क्लोरीन ये जो क्लोरीन मॉलिक्यूल जिसको हम लिखते रहे बचपन से Cl2, ये दरअसल ये है, और फिर ये दरअसल 2 इलेक्ट्रॉनों का मिलाप है। सही। अब जैसे ही रोशनी का झटका पड़ेगा इसको, यानी रोशनी का कैटलिस्ट हीट टेम्परेचर अटैक करेगा, वो फूड डालेगा यहाँ पे इवन। ये मैं लाइन कही थी, ये फूड पड़ी, यानी कि जो ए और बी का पहला केस दिखाया था, तो यहाँ पे Cl A है Cl B है, 2 Cl अलग हो गए। मुझे तो बहुत आसान लग रहा है, वो ए भी समझ में आया तो ये आगे के हुआ क्या। यानी अभी हमने फूड डलवाई ताकि एक फ्री रेडिकल निकले, क्योंकि निकलेगा तो अब ये हाई टाइम बन जाएगा अटैक का, क्योंकि फ्री रेडिकल बहुत रिएक्टिव होता है। क्योंकि बगैर फ्री रेडिकल वाला तो भाई अपना ही बॉन्ड बनाया हुआ है, अपनी बॉन्ड बनाया तो रिएक्शन ना करेगा। आगे बढ़े, चेन प्रोपगेशन। अच्छा, चेन प्रोपगेशन में 2 स्टेजेस होंगी, ए और बी। सबसे पहले तो ये होगा जो क्लोरीन फ्री रेडिकल निकला वो मीथेन पर हमला करेगा। याद रहिए आपको हेडिंग क्या चल रही है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन मीथेन अल्केन। तो अब हमारा वो टॉपिक आ गया मीथेन का है भाई। ये पर ये कैसी मीथेन है, ये वैसी मीथेन है भाई जैसी है, ये CH4 है। तो सर आपने इतने बुरे तरीके से क्यों लिखा है? ये इसलिए इतने बुरे तरीके से लिखा है ताकि आपको समझ अच्छा आ जाए। अच्छा लिख देता तो समझ बुरा आता, क्योंकि इसमें ही इलेक्ट्रॉन पेयर और इसमें ये बेला, ये करेगा हमला, ये है अटैक। ये जो मैं एरो लगा रहा हूँ ये फेयर एरोज हैं, ये ख्याल रखिएगा। ये जो मैंने ग्रेनाडेड में लगाए फेयर एरोज हैं, अंडरस्टैंडिंग के लिए भी और टीचर को इंप्रेस करने के लिए भी। ये बच्चा समझ के इक्वेशन बनाता है, रटता नहीं है। और ये थ्रू द कोर्स ऑफ ऑर्गेनिक, माइंड माय वर्ड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर ये आपकी बेस अच्छी होगी माशाल्लाह चैप्टर 5 की, तो चैप्टर 9 तक जाएगा,
याद रखिएगा कि सर ने सही बात बोली है नहीं, गवाह आप रहेंगे। 9 चैप्टर तक इक्वेशन से भरा हुआ है। अब देखिए जैसे ही अटैक हुआ क्या किया उसने यहाँ फूट डलवा दी, CH3 का फ्री रेडिकल निकाल दिया और अपना बॉन्ड बना लिया इसने H के साथ, HCl। ये क्यों किया उसने? क्योंकि जब ये फ्री रेडिकल मिथाइल का निकलेगा तो ये अब आपका वो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट बना देगा जिसकी तलाश थी, यानी सब्स्टिट्यूशन इस अंदाज में होती है। यानी हम जो बज़ाहिर 9-10 क्लास में पढ़ते थे कि एक H हटा और एक Cl आया, इतना सीधा है नहीं मामला। इस बात यूं समझ लें जिंदगी से कि आपके घर में कोई 2 कुर्सियों पे बड़े लोग बैठे हुए हैं, तो आपके सिर्फ आने से वो उठ नहीं जाएंगे, या रिक्वेस्ट या गुस्सा या आपको उससे बड़ा बनना पड़ेगा, वरना वो वहीं बैठे रहेंगे और आप वहीं खड़े रहोगे। तो ये केमिस्ट्री ऑफ लाइफ है। तो यहाँ पे भी ये अगर बॉन्ड को तोड़वाएंगे तब अगले की जगह बनेगी। ये समझने की बात आ गई, अगर समझ में आई मेरे अंदाज में। तो अब ये देखिए यहाँ पे ये मिथाइल फ्री रेडिकल अब इस सेकंड स्टेज यानी स्टेज 2 है उसका सेकंड स्टेप, वो अब इस क्लोरीन के साथ मिलेगा। इसने फिर इस पे हमला कर दिया। लेकिन आप देख रहे होंगे अटैक का बाकायदा लफ्ज है और ये मेरे लफ्ज नहीं है। अगर आप उस बर्तन में देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे, हमले और होंगे धड़ाधड़ वहां पे जहाँ पे माइनस और प्लस पार्ट होगा या इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर होगा, बाकायदा हमले जैसे जो फौज करती गई है दुश्मन का। ये लफ्ज बहुत कीमती है, लफ्ज बिल्कुल एग्जैक्ट याद करेंगे तो बेस्ट मामला हो जाएगा कि नोट भी अच्छे हैं। अब ये आपकी वो प्रोडक्ट बन गई जो हमने सुना, मिथाइल क्लोराइड। इस तरह ये अब सोचोगे तो रिएक्शन हो गया, नो। अगर टर्मिनेट नहीं हुआ रिएक्शन तो ये तो क़यामत तक चलता रहेगा भाई। मेरे पहले बार चेन इनिशिएशन, उसमें क्या हुआ था? उसमें ये हुआ था कि हमने फ्री रेडिकल पैदा करवाया, किस मकसद से? इन ऑर्डर टू अटैक, किस मकसद से? टू फॉर्म न्यू फ्री रेडिकल, किस मकसद से? टू फॉर्म रिक्वायर्ड बॉन्ड बिटवीन मिथाइल एंड क्लोराइड यानी मिथाइल क्लोराइड। अब थर्ड स्टेप में ये होगा कि चेन टर्मिनेशन होगी, यानी जो फ्री रेडिकल पैदा हो चले जा रहे हैं अब ये रिकम्बाइन हो जाएंगे। तो इसके पास भी फ्री रेडिकल में एक इलेक्ट्रॉन होगा, इसके पास भी। जैसे ही ये दोनों मिल जाएंगे यानी एक फ्री रेडिकल दूसरे शांत हो जाएंगे, सुकून में आ जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे कि हमारा जोड़ा बन गया, यानी फर्दर रिएक्शन के काबिल नहीं रहेंगे क्योंकि वो दोनों मिलकर अपने आप को बॉन्ड बना के खत्म कर लेंगे। देखते हैं अगर समझ में आ रहा है, वरना मैं आपको ऑफर कर चुका हूँ। ये सिर्फ लेक्चर और वीडियो नहीं है, आप कमेंट में रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, क्वेश्चन लॉन्च कर सकते हैं कि सर केमिस्ट्री की फला चीज़ का एक क्लास लगा दें या फला चीज़ के क्वेश्चन है, इंशाल्लाह आपको आंसर मिलेंगे। चेन टर्मिनेशन, अब अगर आपको याद रहा हो कि कितने तरह के फ्री रेडिकल हमने इस टॉपिक में देखे, कितने तरह के फ्री रेडिकल देखे, एक क्लोरीन का देखा, एक मिथाइल का देखा। अब अगर आपने कभी मैथ्स में, अगर आपने कोई मैथ्स के स्टूडेंट भी हो, जो कंप्यूटर साइंस वाले जो केमिस्ट्री नहीं पढ़े होते हैं, तो कितनी तरह की कॉम्बिनेशन बनेगी, यानी फर्स्ट ईयर का चैप्टर 6 कि अगर 3 चीज़ें हैं तो कितनी तरह कंबाइन है। तो ये देखें यहाँ पे 2 चीज़ें, क्लोरीन और मिथाइल। क्लोरीन क्लोरीन से मिल जाए पॉसिबिलिटी 1, क्लोरीन मिथाइल से मिल जाए पॉसिबिलिटी 2, या मिथाइल मिथाइल से मिल जाए। अब कॉल करें चौथी बचती ही नहीं है क्योंकि 2 चीज़ें थी मेरे पास, क्लोरीन या मिथाइल। चीज़ों से क्या हमारा फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल। ये है टर्मिनेशन कि ख़त्म हो गया रिएक्शन जैसे ही ये पेयर कंबाइन हुए। ये 2 मिल गए, बॉन्ड बन गया सुकून, ये 2 मिल गए, बॉन्ड बन गया सुकून, ये 2 मिल गए, यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग आगे पीछे हो रही है, नो टेंशन, ये दोनों मिल गए यहाँ पे। अच्छा, इसमें एक स्टूडेंट ये ना सोच रहा हो कि ये टिक्कियां कभी लेफ्ट पे लगी हैं कभी राइट पर। हम पेपर पे लिख रहे हैं, कागज पे लिख रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन दिखना चाहिए। आप सर पे लगा दें, राइट पे लगा दें, लेफ्ट पे लगा दें। अगर कोई इतना मासूम स्टूडेंट भी माशाल्लाह क्लास मेरे साथ दे रहा है तो कोई मसला नहीं है, मासूमियत बुरी चीज़ नहीं है, सीखने का जज्बा होना चाहिए कि ये लेफ्ट पे लगा हुआ है, राइट पे लगा हुआ है। इसका सर मुँह नहीं होता मॉलिक्यूलों का और इलेक्ट्रॉनों का, इंसानों की तरह ये मुँह है, ये टांग है, वो आप ये नुक्ता कहीं एक लगा देंगे तो पता चलेगा कि ये फ्री रेडिकल है।
उम्मीद है कि समझ में आ गया, इंपॉर्टेंट बहुत टॉपिक है ये, तो देखिएगा। लेकिन अब एक्चुअल प्रैक्टिस, शायद 3 मिनट और लगे, 4 मिनट। अब इसके एक्चुअल जिंदगी में क्या होता है? एक्चुअल जिंदगी में ये नहीं होता है, ये मैकेनिज्म था। मैकेनिज्म मतलब कि बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है, यानी किस तरह फ्री रेडिकल आया, अटैक करा और उसने अपने बॉन्ड मिथाइल क्लोराइड का बनाया। लेकिन हकीकत में ये होता है कि अगर आप रोशनी खोल दोगे, सूरज की छुआएं ले आओगे या अल्ट्रावायलेट, जहाँ पे क्लोरीन और मीथेन के मॉलिक्यूल के सिलेंडर हैं, तो एक जंजीरी सिलसिला शुरू हो जाएगा। जंजीरी सिलसिला क्या होता है कि टिल ऑल द हाइड्रोजन आर रिप्लेस्ड। अगर आप तवज्जो रखो सेकंड क्लास स्टेप में, तो एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुई है, सिर्फ एक हाइड्रोजन अदल बदल हुई है। मीथेन में तो 4 थी, अगर आपको याद हो, CH4। एक्चुअल प्रैक्टिस में ये अमल उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक चारों की चारों हाइड्रोजन फारिग ना हो जाएं। इसीलिए इसका नाम पड़ा चेन रिएक्शन, एक जंजीरी सिलसिला। वहां जाके सुकून में आएगा जब सारी हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो जाएंगी 1 बाय 1, किससे? आने वाले क्लोरीन से। तो आप इस स्लाइड देख लें हिम्मत करके 2-3 मिनट। फिर जो है आपके साथ रहने का बड़ा शुक्रिया कि आपने इतना लंबा लेक्चर बर्दाश्त किया। ये देखें, ये है एक्चुअल लाइफ का मंजरनामा। लेकिन एक चीज क्लियर कर दूं भाई, अगर आपने बोर्ड के पेपर में ये क्वेश्चन लिख दी मैकेनिज्म में, क्वेश्चन सुन लें, गिव द मैकेनिज्म ऑफ हैलोजिनेशन इन मीथेन, तो पीछे जो पढ़ा है वो है। जबकि स्टूडेंट को मुश्किल लग रहा है क्योंकि उसमें क्या आगे नुक्ते आ रहे हैं, इसमें दर्ज कर रही है तो आसानी, एक Cl गया, एक H हटा, अरे ये तो आसानी, एक Cl गया, एक H हटा, सर ये बना दूं 0 0 0। तो ये एक्सप्लेनेशन है, सवाल की रिक्वायरमेंट नहीं। सवाल है कि गिव द मैकेनिज्म ऑफ हैलोजिनेशन। तो मैकेनिज्म होता है जिसमें 3 हेडिंग थी, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपगेशन, चेन टर्मिनेशन। ये एक्सप्लेनेशन है कि एक्चुअली होता क्या है डेली प्रैक्टिस में, इंडस्ट्री में कोई कर रहा हो या कहीं कर रहा हो लैब में, तो एक्चुअली ये हो रहा है। तो देख लेते हैं फारिग आपकी क्लास में ले ली। ये मीथेन प्लस क्लोरीन, इसमें होगा ये कि एक एटम को रिप्लेस करते हैं। जो क्लोरीन का एक जाए और एक हट जाए, इसको आसानी के लिए यूं लिखते हैं, अगर आप CH3H और इसको लिखते हैं ClCl, तो एक Cl एक H को हटा के वहां पे आ जाए, तो H कहाँ जाए, HCl के साथ चला जाए। अब यही काम करते हैं, अब एक Cl दूसरे Cl एक और H को हटाते हैं, तो देखिए क्लोरीन बढ़ती जाएगी, हाइड्रोजन कम होती जाएगी। आखिरी स्टेप यहाँ पे क्यों हो गया, क्योंकि ऑल द हाइड्रोजन आर रिप्लेस 1 by 1। और ये कहलाता है सीरीज ऑफ क्लोरोमीथेन्स। क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन। अगर नाम में मीथेन मीथेन आता रहेगा तो ये कॉमन नेम होगा, और अगर मिथाइल मिथाइल आता रहेगा तो ये IUPAC नेम होगा। ये भी मैंने आपसे जो है वादा किया है, अल्लाह ताला जो है टॉपिक दे दे मुझे कि IUPAC की भी क्लास इंशाल्लाह लगेगी, लेक्चर पूरे तरीके से। अभी मुख्तसर है ये देखिए, तो 2 नाम लिखे हैं, क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरो। ये जो मीथेन मीथेन ये पेरेंट नेम आ रहा है तो ये कॉमन नेम होगा। क्लोरो 1 क्लोरीन वाला, डाइक्लोरो 2 क्लोरीन वाला, ट्राइक्लोरो 3 क्लोरीन वाला, टेट्राक्लोरो 4 क्लोरीन वाला। लेकिन इसका सीधा नाम है तो ये मिथाइल, फिर ये मिथिलीन क्योंकि एक H कम हो गई है। क्लोरोफॉर्म, MCQs भी आ गई, क्लोरोफॉर्म का फार्मूला क्या होता है, CHCl3, हाईलाइट कर लें, क्लोरोफॉर्म CHCl3, यानी ट्राइक्लोरोमीथेन को क्लोरोफॉर्म कहते हैं। और आखिरी कार्बन टेट्राक्लोराइड, यानी 4 क्लोरीन वाला कार्बन। ये एक्चुअल है लेकिन ये क्वेश्चन में नहीं है। अगर आप 20 साल के पेपर देखेंगे, पुरानी बुक में भी ये टॉपिक था, स्टूडेंट अक्सर इसको मिसअंडरस्टैंड कर जाते थे कि अरे हेलोजिनेशन आ गया, सब्स्टिट्यूशन का सवाल आ गया और ये 4 इक्वेशन बना के आ गए, कोई बता ही नहीं रहे कि ये नहीं था वो था। तो लेकिन आपको हम ये भी बता रहे हैं, इसका फायदा उठा लीजिएगा कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। अब आपको यकीन हो रहा होगा कि यार ये तो इतनी लंबी लंबी वीडियो कौन देखें, तो मैंने कहा हौसले का काम है, पढ़ाना भी इतना लंबा
पढ़ना भी हौसले का काम। उम्मीद है मुझे कि आप में से काफ़ी सारे हौसले से पढ़ रहे होंगे। अच्छा, इसमें कंबशन रिएक्शन आपकी बुक में नहीं है, और क्रैकिंग ज़बानी बता देता हूँ, वाइंड अप कर रहा हूँ ये वीडियो, कि क्रैकिंग भी होती है अल्केन्स की और कंबशन भी होती है, क्योंकि तमाम अल्केन्स अच्छे फ्यूल्स हैं, जलने की सलाहियत है। ऑक्सीजन में अगर उनका सिलेंडर खोलेंगे, जलेंगे, आग पकड़ेंगे, हाईली इन्फ्लेमेबल होते हैं। लेकिन ये मैंने अगर नोट्स किसी को चाहिए होंगे तो उसमें वो मिल जाएगा। लेक्चर में से मुख्तसर बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप बुक खोल रहे होंगे सब न्यू बुक, आपको ये दोनों हेडिंग ही मिलेंगी जो मैं बता रहा हूँ। कंबशन और क्रैकिंग, ये दो भी सलाहियतें हैं अल्केन्स यानी मीथेन ईथेन में, लेकिन बुक में नहीं है। आपको फोकस करना है अपनी तैयारी में फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन पर, और ये एमसीक्यूज के लिए या इसको रीड करना के किस तरह ये चेन रिएक्शन 4 स्टेप में मुकम्मल होता है, जब 1 बाय 1 तमाम हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाती है। तो आज की ये पूरी क्लास थी अल्केन्स के, ओपन चेन अल्केन्स के बारे में। अगली क्लास मिस मत कीजिएगा, क्योंकि उसमें हम जा रहे हैं इससे भी कीमती चीज़ की तरफ, इम्तिहानी लिहाज से भी और सेकेंड ईयर के लिहाज से भी, जिसमें इंशाल्लाह होगा अल्कीन्स, यानी हम अनसैचुरेटेड की तरफ जाएंगे। तो लेक्चर लेते रहिए और अपना ज़रूर फीडबैक दें, क्योंकि आप लोग मेरी तमन्नाई है कि कुछ समझ में आ रहा है या नहीं, क्योंकि उसमें आपको फिर जवाब इंशाल्लाह मिलेगा तसल्ली दिलाने के लिए कि सीख भी सकते हैं, सिखा भी सकते हैं। तो इंशाल्लाह अभी जो है लेक्चर वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, ज़िंदगी रही और सेहत रही तो। तब तक अपना, अपने दोस्तों का, अहबाब का, वालिदैन का, मैं भाइयों का ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।